हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पेंटिंग का सेकंड चैप्टर, जिसका कोड है 225। और जो भी स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम अप्रैल में या अक्टूबर में या ऑन डिमांड में देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आप समझ पाएँ, और जो भी आपका डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड आपका क्लियर हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पार्ट संख्या 2 है। इस चैप्टर का नाम है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। तो इस चैप्टर में आज हम ये पढ़ने वाले हैं 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक कला का इतिहास क्या रहा है, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो आपको मैं ये बता देता हूँ 7वीं शताब्दी कब से स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, 601 से लेकर यानी 1 जनवरी 601 से 7वीं शताब्दी का उद्भव माना जाता है। ठीक है, तो कई बच्चों का ये भी डाउट होता है कि 7वीं शताब्दी किसे कहते हैं, 5वीं शताब्दी किसे कहते हैं। तो ये आपको मालूम चल गया होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं 5वीं शताब्दी, तो ये कब से स्टार्ट होगी, 401 से। यदि मैं 6ठी शताब्दी की बात करता हूँ तो ये कब से स्टार्ट मानी जाएगी, 501 से। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पे 7वीं शताब्दी दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो ये टाइम पीरियड है कला का, ये 601 से स्टार्ट होता है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो इसमें हम क्या है कला के बारे में, और जो मूर्ति होती है वो कैसे बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए आगे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें संक्षिप्त भूमिका बताई गई है, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में है। ओके, भारतीय कला के इतिहास में गुप्त काल के बाद मंदिर वास्तुकला की प्रगति का युग कहलाता है। इसमें यह बताया जा रहा है जो गुप्त काल के बाद का समय था उसे हम क्या है मंदिर वास्तुकला के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है जो गुप्त काल था उसके बाद के समय में क्या है जो मंदिर ज़्यादा बनाए गए, उनके इतिहास के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। किसके इतिहास के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में। वास्तुकला का मतलब यहाँ पे यह है कि जो मंदिर है कैसे बनाए गए थे, उनमें कौन से पत्थर का यूज किया गया था, और उसका आर्किटेक्चर कैसा था, कितने मंजिल इमारतें थी। तो इसका मतलब ये होता है। ओके, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण में पल्लव, चोल तथा होयसाल एवं पूर्व में पाल, सैन और गंगा वंशों ने इस प्रगति को सहेजा तथा इसे प्रोत्साहन दिया। तो इस लाइन में ये बताया जा रहा है दक्षिण में, यानी दक्षिण भारत में पल्लव, चोल और होयसाल जो वंश है उसने क्या है जो मूर्ति कला है, मंदिर की कला है, उसको क्या है बनाए रखा, सहेज के रखा। और जो पूर्वी भारत है वहाँ पे पाल, सैन और गंगा वंशों ने, यानी गंगा वंशों ने जो भी मूर्ति कला होती है, जो मंदिर की वास्तुकला होती है, उसको क्या है सहेज के रखा है। ठीक है, तो क्या है आपको इन सब वंशों का नाम याद रखना है। दक्षिण भारत में कौन से वंश थे, पल्लव, चोल, होयसाल। और जो पूर्व भारत में जो वंश थे उनका नाम है यहाँ पे पाल, सैन, गंगा वंश। तो इसमें क्या है आपको इन वंशों के नाम याद रखने हैं। क्या है कि कभी कभी एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण भारत के वंश के नाम बताइए, तो आपको क्या है याद रखना है। जैसे पल्लव वंश, चोल वंश, होयसाल, इसे आप क्या है एक शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, PCH। PCH मतलब पी से क्या हो गया पल्लव, और सी से चोल हो गया, और एच से होयसाल। और यहाँ पे क्या है पूर्वी भारत में जो वंश थे उसका भी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, PSG। PSG मतलब यहाँ पाल वंश हो गया, और एस से क्या हो गया सैन वंश, और जी से क्या हो गया गंगा वंश। तो क्या है आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, और इसमें आगे है पल्लव और चालुक्य उनकी मूर्ति कला के लिए याद किए जाते हैं, जबकि चोल और होयसाल मंदिर वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। और जो पल्लव वंश था और चालुक्य वंश था वो क्या है मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, मूर्ति कला। मूर्ति कला का मतलब क्या होता है, यानी मूर्ति कैसे बनाई गई है, उसका डिजाइन कैसा है, उसमें क्या क्या क्रिएटिविटी की गई है, उसको क्या बोलते हैं मूर्ति कला। और जो ये वंश है पल्लव और चालुक्य किस लिए जाने जाते हैं, मूर्ति कला के लिए। ठीक है, जबकि चोल और होयसाल, और जो ये दोनों वंश है चोल और होयसाल, ये किस लिए जाने जाते हैं, मंदिर वास्तुकला, यानी जो टेम्पल है उसका आर्किटेक्चर कैसा बनाया गया है इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आकृति दिख रही है। ठीक है, ये क्या है पत्थर की आकृति बनाई गई है, इसमें काफ़ी डिजाइन है, छोटे छोटे आप देख सकते हैं। पहले क्या होता था, जो पत्थर हुआ करते थे उसे काट करके
मूर्तिकला की नक्काशी की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम है अर्जुन का चिंतन अथवा गंगावतरण। इसे दो नामों से जाना जाता है, अर्जुन का चिंतन अथवा गंगावतरण। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, शीर्षक अर्जुन का चिंतन अथवा गंगावतरण इसका नाम है आकृति का। ठीक है, शिल्पकार अज्ञात, यानी इसे किसने बनवाया है अभी तक उसका पता नहीं लगा है, इसीलिए क्या है यहाँ पे अज्ञात लिखा हुआ है, यानी किसी को पता नहीं है कि ये आकृति किसने बनवाई है। ओके, और माध्यम में आप देख सकते हैं पत्थर, जो ये नक्काशी है ये क्या है पत्थर से बनाई गई है, आप देख सकते हैं, यानी पत्थरों को काट के बनाया गया है, सीधा सा मतलब ये है। ठीक है, स्थान, ये जो आकृति है कहाँ पाई गई है, चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये एक जगह का नाम है मामल्लापुरम, यहाँ पे ये पाई गई है। ठीक है, और काल, काल का मतलब ये है कि किस टाइम पीरियड में ये पाई गई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्लव काल, 7वीं शताब्दी। ठीक है, और आकार में आप देख सकते हैं, यानी इसका साइज क्या रहा है, 51 फीट इंटू 152 फीट। ओके, मूर्ति की विशेषताएं, जो ये मूर्ति दी गई है इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं। यह मूर्ति शिल्प 2 शिलाखंडों पर उभरा हुआ है, यानी जो मूर्ति शिल्प है, यानी जो मूर्ति कला ये क्या है 2 शिलाखंडों में विभाजित किया गया है। शिलाखंड किसे बोलते हैं, जो पत्थर होता है उसे हम काट के 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, या कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं उसे हम शिलाखंड बोलते हैं, यानी पत्थर के टुकड़े, उसे हम शिलाखंड बोलेंगे। ओके, इस मूर्ति में विभिन्न आकार के मनुष्य व पशुओं को झुंड के रूप में उड़ते हुए दिखाया गया है, यानी जो ये आकृति है इसमें क्या है मनुष्य और पशुओं को हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है, यानी झुंड में। आप ये देख सकते हैं, झुंड का मतलब क्या होता है, ग्रुप, यानी समूह। किसका ग्रुप, मनुष्य और पशुओं का। इन शिलाखंडों के बीच में दरार है, और जो ये शिलाखंड है इनमें क्या है दरार पाई गई है। दरार का मतलब क्या है, थोड़ा ऐसे दरार नहीं हो जाती किसी चीज़ में पत्थरों में, उसे हम दरार बोलते हैं। ओके, पशु आकृतियाँ कलाकारों के गहन अवलोकन को दर्शाती हैं, जैसे सोते हुए हाथी का बच्चा, बंदर की आकृति, नासिका को खुजलाता हिरण। और इसमें यह भी बताया जा रहा है, जो ये आकृति है इसमें क्या हाथी का बच्चा दिखाया गया है, बंदर की आकृति, और हिरण क्या है नाक को खुजला रहा है, ये भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और ये चैप्टर आपको समझ में थोड़ा बहुत भी आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि और भी जितने आपके ये चैप्टर हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है उसके बारे में यहाँ बताया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ एक बार। इस उभरी हुई मूर्ति कला में अर्जुन के चिंतन एवं योगियों को ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया गया है, यानी जो आपने मूर्ति कला देखी है उसमें क्या है अर्जुन के चिंतन के बारे में दिखाया गया है, और योगियों को ध्यान के बारे में भी बताया गया है, यानी वो योगी जो हैं वो ध्यान मग्न करके बैठे हुए हैं। तथा कुछ विद्वानों ने उसे गंगावतरण नाम दिया है, और जो आपने ऊपर एक आकृति देखी है उसे क्या है कुछ विद्वानों ने गंगावतरण नाम दिया है, तो आप ये देख सकते हैं उस आकृति का नाम क्या है, गंगावतरण। ठीक है, जिसमें शंकर भगवान को पृथ्वी पर आती हुई गंगा को अपनी जटा में रोकते हुए दिखाया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। और इस कलाकृति में ये भी बताया गया है कि शंकर भगवान ने जो गंगा नदी होती है उसको अपनी जटाओं में रोक रखा है धरती पर आने के लिए, तो इसमें यह भी बताया गया है। ओके, और ये नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस मूर्ति में गति तथा विशालता है। गति का मतलब क्या होता है, मोशन, यानी इसमें कई सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और विशालता का मतलब ये है कि इसमें कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, महान मूर्ति है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसके यहाँ पे आंसर भी दिए गए हैं। अर्जुन का चिंतन का दूसरा नाम क्या है, आपको ये बताना है, गंगावतरण इसका आंसर है ये। ओके, किस राजवंश में अर्जुन का चिंतन की मूर्ति कला का निर्माण हुआ, जो आपने ऊपर एक मूर्ति देखी थी यानी जो कलाकृति देखी थी अर्जुन का चिंतन, वो किस काल में उसका निर्माण हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं पल्लव वंश, आपको ये याद रखना है। अर्जुन का चिंतन में भीड़ में योगियों को किस अवस्था में दिखाया गया है, ध्यान मग्न अवस्था में। ध्यान मग्न अवस्था का मतलब ये होता है शांति से बैठ करके ध्यान करना। और ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट कलाकृति है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण।
आपने कई सीरियल या नाटक या जो कार्टून वाले नाटक होते हैं उसमें भी देखा होगा, श्री कृष्ण भगवान जो गोवर्धन पर्वत है उसे अपने काली उंगली पे उठा लेते हैं, तो ये यहीं बताया गया है। ठीक है, विवरण आप देख सकते हैं। शीर्षक गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण। इस मूर्ति में आप देख सकते हैं जो कृष्ण भगवान है इन्होंने क्या है, पर्वत को उठा रखा है अपने काली उंगली पे। शिल्पकार अज्ञात, यानी ये मूर्ति किसने बनाई है उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं लगा है, इसीलिए यहाँ पे अज्ञात लिखा गया है। माध्यम पत्थर, ये पत्थर में बनाई गई है, आप ये देख सकते हैं पत्थर को काट कर। और जो ये मूर्ति है ये कहाँ है, बेलूर में पाई गई है, आप स्थान देख सकते हैं काल, होयसाल काल। और ये मूर्ति कब पाई गई थी आप ये देख सकते हैं, काल का भी नाम लिखा गया है, होयसाल काल। और जो ये मूर्ति है ये 3 फीट की, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। आप क्या है इसे याद रखना, ठीक है, क्योंकि कई बार ये एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं। कि जैसे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, इस मूर्ति की लंबाई कितनी है, तो आपको क्या है 3 फीट याद रखना है। वंश का नाम भी पूछ सकता है, काल का नाम भी पूछ सकता है, होयसाल काल, ये आपको याद रखना है। और इस मूर्ति की कुछ विशेषता यहाँ बताई गई है, आप ये देख सकते हैं। यह मूर्ति होयसाल काल की एक सर्वोत्तम कृति का उदाहरण है। यानी ये जो मूर्ति है ये क्या है, किस काल में बनाई गई थी, होयसाल काल। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना ही है। समस्त घटना को अलग अलग परतों में दिखाया गया है तथा कृष्ण को मुख्य केंद्र के रूप में दर्शाया गया है। इसमें एक मुख्य पॉइंट ये है कि जो ये मूर्ति है इसमें क्या है, श्री कृष्ण भगवान को मुख्य केंद्र के रूप में दिखाया गया है। यानी यही एक सेंटर पॉइंट है, श्री कृष्ण भगवान। सीधा सा मतलब ये है कि इसमें क्या है, श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्ण को वीरोचित नायक के रूप में दर्शाया गया है, पर उनकी मुद्रा तथा अंगों में लयात्मकता से संयोजन में कोमलता का अनुभव होता है। इसमें क्या है, जो कृष्ण भगवान है उनके कुछ गुण के बारे में बताया गया है, यानी जो उनके फीचर्स होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इन्हें क्या है, एक नायक के रूप में दर्शाया गया है। जैसे इंग्लिश में आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी जो हीरो होता है, एक्टर होता है, उस रूप में। ठीक है, और उनकी जो मुद्रा है, यानी जो किस पोस्चर में बैठते हैं, और उनके अंग हैं उसमें क्या है, लयात्मकता है, ये आप देख सकते हैं। संयोजन में कोमलता का अनुभव है, ये क्या है, इनके कुछ गुण बताए गए हैं श्री कृष्ण भगवान के। इसमें कृष्ण को घेरे हुए पशुओं का सजीव चित्रण किया गया है, और जो ये मूर्ति है इनके चारों ओर आप देख सकते हैं जो पशु होते हैं वो यहाँ पे इन्हें घेरे हुए हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है इसमें। और आप डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हैं, इस मूर्ति के विषय में अपनी समझ विकसित करें। मंदिर वास्तुकला होयसाल काल की एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। जो ये होयसाल काल है इसमें क्या है, मंदिर वास्तुकला के बारे में कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया गया था, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। सुंदर मूर्तिकला होयसला मूर्तिकला का अभिन्न अंग है। यानी सुंदर मूर्तियाँ किस काल में पाई जाती हैं, ज़्यादातर होयसला काल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सुंदर मूर्ति कला होयसला मूर्ति कला का अभिन्न अंग थी। जो ये सुंदर मूर्तियां हैं ये क्या है, होयसला जो मूर्ति कला है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, अभिन्न अंग है। दक्कन के प्रमुख राजवंश के नाम पर होयसला शैली का नाम रखा गया। ये जो होयसला शैली है किस नाम पर पड़ी है, जो दक्कन के प्रमुख राजवंश था उसके नाम पर पड़ी है, आप ये देख सकते हैं। बेलूर में होयसला के आदिकालीन मंदिर मिले हैं, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो आदिकालीन मंदिर है यहाँ पे पाए गए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। उस जगह का नाम बताएं जहाँ होयसला काल के मंदिर पाए जाते हैं। कृष्ण को किस आकार में दर्शाया गया है बताएं। क्लिष्ट और सूक्ष्म होयसला नक्काशी का एक उदाहरण दीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर यहाँ दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है यहाँ पे उसके आंसर दिए गए हैं। और ये नेक्स्ट कलाकृति आप देख सकते हैं, कोणार्क की सुरसुंदरी। कोणार्क क्या है, ये क्या है, ओडिशा में है, आपको पता होगा, जैसे कोणार्क मंदिर वहीं से ये रिलेटेड है। कोणार्क की सुरसुंदरी, इसे किस नाम से जाना जाता है, कोणार्क की सुरसुंदरी। और इसे किसने बनाया है अभी तक कुछ पता नहीं लगा है, तो अज्ञात। और ये कैसे बनाई गई है, पत्थर से बनाई गई है। और ये कहाँ पे पाई गई है, ओडिशा में। कौन सी जगह है, कोणार्क। ठीक है, और इसे किस काल में पाया गया था, गंग राजवंश, ये याद रखना है, 12वीं शताब्दी में। आकार इसका कैसा है, वास्तविक आकार से कुछ ज़्यादा। और यहाँ पे इसकी विशेषताएं दी गई हैं, आप ये देख सकते हैं।
कोणार्क मंदिर में बनाई गई सूर्य सुंदरी की हष्ट पुष्ट मूर्तियों को बहुत ही कोमलता से बनाया गया है। यानी ये जो मंदिर है इसे क्या है काफ़ी अच्छे से सुंदर तरीके से और काफ़ी कोमलता तरीके से बनाया गया है। सूर्य सुंदरी को एक ढोलक बजाते हुए दिखाया गया है। ये जो मूर्ति है आप ये देख सकते हैं एक ढोलक को बजा रही है, ये रहा ढोलक। अपनी विशालता के साथ रमणीय सूर्य सुंदरी को कोमलता से तराशे हुए आभूषण अपने वक्ष स्थल पर पहने हुए दर्शाया गया है। ये जो मूर्ति है इसने क्या है काफ़ी आभूषण पहन रखे हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे इसने नेक में भी आभूषण पहन रखा है और जो इसकी कमर है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे आभूषण पहन रखा है। ठीक है। सुर सुंदरी लयात्मक रूप में दर्शाई गई है। लयात्मक रूप का मतलब यह है रिथमिक वे में, यानी काफ़ी सिस्टमेटिक वे में इसे दर्शाया गया है। ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये जो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने। और ये जो मंदिर है कहाँ पे? उड़ीसा स्टेट में। ओके। यह मंदिर अपनी विशालकाय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी मूर्ति कला के लिए। ठीक है। सुर सुंदरी एक नारी संगीत समूह का अंग है और इनको मंदिर में उपयुक्त स्थानों पर बनाया गया है। ये जो मूर्ति आपने देखी है ये क्या है? मंदिर में बनाई गई है। किस मंदिर में बनाई गई है? कोणार्क का सूर्य मंदिर में। और ये नारी संगीत का एक समूह का अंग है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था, सूर्य मंदिर किस राजा द्वारा बनाया गया और वे किस राजवंश के थे? तो आप ये नीचे देख लेना, इसका आंसर क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। कोणार्क के सूर्य मंदिर की मूर्तियों के आकार को स्पष्ट कीजिए। सूर्य सुंदरी किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दर्शाई गई है? तो आपने तो ऊपर पढ़ा होगा जो एक ढोलक था उसको सूर्य सुंदरी बजा रही है। और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, राजा नरसिंह देव, गंगा राजवंश। जो कोणार्क का मंदिर था उसे किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव ने। और ये किस राजवंश से संबंधित है? गंगा राजवंश। और यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य सुंदरी ढोलक बजाते हुए दर्शाई गई है, जो आपने लास्ट में क्वेश्चन पढ़ा था। और आगे क्या है? क्या आप जानते हैं, डू यू नो, पल्लव अपने मूर्ति कला कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। जो पल्लव राजवंश है यानी जो पल्लव वंश है वो किस लिए प्रसिद्ध था? अपनी मूर्ति कला के लिए। वो मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी बनाता था। उस काल में जो मूर्ति कला थी काफ़ी अच्छी बताई गई है, तो इसलिए क्या है पल्लव किस नाम से जाना जाता था? मूर्ति कला के कार्य के लिए। पल्लव वंश में मामल्लापुरम तथा कांचीपुरम कला के मुख्य केंद्र बने। और जो पल्लव वंश है उस काल में क्या है? मामल्लापुरम और कांचीपुरम ये जो कला के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। कला का मतलब क्या है? आर्ट। आर्ट में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मंदिर हो गया, जो हम हाथों से चीज़ें बनाते हैं, कुम्हार वगैरह, वो भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? इसका मतलब मंदिर से है, टेम्पल, TMPLE। महाबलीपुरम में पंचरथ, अर्जुन का चिंतन मंडप तथा उभरी हुई मूर्ति कला दर्शाई गई है। और जो ये महाबलीपुरम है इसमें क्या है? आप देख सकते हैं पंचरथ, अर्जुन का चिंतन मंडप और जो मूर्ति कला है वो दर्शाई गई है। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इजी है, आप इसे क्या एक बार पढ़ लेते हैं और ये वीडियो देख लेते हैं तो जो भी आपके डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो क्लियर हो जाएंगे। और जो ये चैप्टर है ये क्या है? गाइड है। यदि मैं पूरी बुक आपको पढ़ाऊँगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और बच्चे देखेंगे भी नहीं। तो क्या है, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक शॉर्ट समरी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ। पल्लवों के पश्चात दक्षिण भारतीय क्षेत्र में जिन राजवंशों ने शासन किया उनमें चालुक्य वंश, चोल वंश, होयसल वंश। इसमें यह बताया गया है कि पल्लव के बाद कौन से वंश ने शासन किया यानी राजपाट संभाला। चालुक्य वंश, चोल वंश, होयसल वंश। पूर्वी भारत में गंग राजवंश प्रमुख और प्रतिष्ठित राजवंश हुए। इस राजवंश के शासकों ने ही उड़ीसा में स्थित कोणार्क में शानदार राजसी सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया यानी कराया। ठीक है। और आप ये देख सकते हैं जो गंग राजवंश था उसी के काल में क्या है? सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा में। और आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है? आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपको किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए समरी के रूप में तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की हमें वीडियो चाहिए, ये चैप्टर की वीडियो चाहिए। तो क्या है
उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ओके, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। और लास्ट टाइम मैं यही कहूँगा कि जो रेड वाला बटन है उसे आप क्लिक कर देना, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।